हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी। आप सबका जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति जो कि 14 जुलाई 1789 यानी 14 जुलाई 1789 को हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप कैसे लोगों ने बास्तिल के किले पे पहले हमला बोला, फिर वहां के कमांडर को मारा और किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर प्रवेश करके लोगों ने जो जेल के अंदर कैदी थे उन्हें रिहा कर लेते हैं। लोग यही नहीं रुकते, लोगों ने क्या किया कि बास्तिल के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, यानी गिरा दिया। लोगों में इतना गुस्सा भरा था, इतना चिड़चिड़ापन कि लोग अवशेष तक को नहीं छोड़ते हैं। किले के अवशेष को बाजार में बेचा जाता है, नीलाम किया जाता है ताकि इस दिन को याद रख सके। देखिए, लोग इतने गुस्से थे कि सम्राट तक को फांसी देने में पीछे नहीं हटे। लोगों ने सम्राट को फांसी दे दिया, फांसी पे लटका दिया। ठीक, जो लुई 16वां 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठता है, आज लोगों ने उसका अंत कर दिया। सोचिए, ये वही लोग थे जो कुछ समय पहले डरे हुए थे, इनके अंदर आतंक फैला हुआ था। ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले सम्राट के एक एक आदेश को चुपचाप मान लिया करते थे। ये कोई बाहर से नहीं बुलाए गए थे, ये वहीं की जनता थी। ठीक, तो बताइए ऐसा क्या हुआ होगा कि एक ही रात में 7,000 लोग, 7,000 लोग इकट्ठा होते हैं और बास्तिल के किले पे हमला बोलने का निर्णय लेते हैं। इतना बड़ा निर्णय, यही वो लोग थे जो कुछ समय डरे हुए थे पहले और अब क्रांति करने के लिए राजी हो गए। आखिर इनके अंदर इतना साहस कहां से आया? इनको किसने साहस दिया? किसने बोला कि आप बास्तिल पे हमला कर दीजिए? तो चलिए, इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब यानी उत्तर जानने के लिए हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज में चलेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, ठीक, और इतना बड़ा क्रांति करने का निर्णय ले लिया। तो चलिए चलते हैं हम आज के सेकेंड एपिसोड में और जानते हैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब। नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में। एक ऐसा समाज जो ऊपर से देखने में तो बड़ा शानदार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक क्रांति की चिंगारी सुलग रही थी। ये कहानी है एक पूरी व्यवस्था के ठह जाने की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1774 से। फ्रांस के लिए ये एक नए दौर की उम्मीद का साल था, क्योंकि एक नया राजा गद्दी पर बैठने वाला था। लेकिन सालों से चली आ रही पुरानी समस्याएं देश की जड़ों को तब तक काफी खोखला कर चुकी थीं। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है बूरबों राजवंश का नया राजा लुई 16वां। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे एक इतना बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला जो अंदर से पूरी तरह बिखरने की कगार पर था। तो लुई 16वें को ताज तो मिल गया, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई भी सामने आई। वो ये कि शाही खजाना बिल्कुल खाली था, देश दिवालिया होने के कगार पे खड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि फ्रांस, जो इतना ताकतवर देश था, इस हालत में पहुंचा कैसे? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह थी। पहली, सालों से चले आ रहे महंगे युद्धों ने सारा पैसा खत्म कर दिया था। दूसरी, वर्साई का जो आलीशान महल था और वहां की जो शान शौकत थी, उस पर बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था। और तीसरी, अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में मदद की, और इस मदद ने फ्रांस को 1 अरब लीवरेज से भी ज्यादा के कर्ज में डुबो दिया।
अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जो लोग सरकार को कर्ज देते थे वो अब 10% जितनी ऊंची दर पे ब्याज वसूल रहे थे। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाता था। लेकिन देखिए, इस पूरे आर्थिक संकट की जड़ें असल में फ्रांस के सामाजिक ढांचे में थीं। 1789 से पहले जो व्यवस्था थी उसे प्राचीन राजतंत्र या ओल्ड रिजीम कहा जाता था। ये समाज, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, मोटे तौर पर 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। और यही उस समय के समाज की हकीकत थी। तो चलिए सबसे पहले इस सामाजिक पिरामिड की सबसे ऊपरी सीढ़ियों पर बैठे लोगों से मिलते हैं। वो लोग जिनके पास सारे मज़े और सारे अधिकार थे। तो ये थे कौन? फर्स्ट एस्टेट में आते थे चर्च से जुड़े लोग, यानी पादरी वर्ग। और सेकंड एस्टेट में थे देश के कुलीन और ऊंचे घरानों के लोग। और इन दोनों ही एस्टेट्स को जन्म से एक बहुत बड़ा फायदा मिला हुआ था, एक ऐसा अधिकार जो सबसे अहम था। वो ये कि उन्हें सरकार को किसी भी तरह का कोई टैक्स, कोई कर नहीं देना पड़ता था। सोचिए, देश का सारा बोझ किसी और के कंधों पर था। और बात सिर्फ टैक्स माफी पर ही खत्म नहीं होती थी। कुलीन वर्ग के लोगों को किसानों से सामंती शुल्क वसूलने का भी हक था। मतलब ये कि किसान अपने मालिक के खेतों में, उनके घर पर या फिर सड़कें बनाने जैसे कामों के लिए मुफ्त में काम करने को मजबूर थे। तो अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसके कंधों पर इस पूरी व्यवस्था का बोझ टिका हुआ था। फ्रांस की 90% से भी ज्यादा आबादी, यानी कि थर्ड एस्टेट। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। फ्रांस की कुल आबादी का करीब 90% हिस्सा किसानों का था, और ये सभी लोग थर्ड एस्टेट का हिस्सा थे। लेकिन थर्ड एस्टेट का मतलब सिर्फ किसान नहीं था। इसमें बड़े बड़े व्यापारी और वकीलों से लेकर छोटे कारीगर और यहाँ तक कि भूमिहीन मजदूर और नौकर तक सब शामिल थे। आसान भाषा में कहें तो जो भी पादरी या कुलीन नहीं था, वो थर्ड एस्टेट का ही हिस्सा था। और यहीं पर इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा अन्याय छिपा था। पहले 2 एस्टेट्स को टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि देश को चलाने का, सरकार को चलाने का सारा आर्थिक बोझ अकेले थर्ड एस्टेट को ही उठाना पड़ता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग कौन-कौन से टैक्स देते थे? चलिए, इस अन्याय से भरे करों के जाल को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले था टाइड। ये एक तरह का धार्मिक कर था। चर्च किसानों की कुल फसल का 10वां हिस्सा इस टैक्स के रूप में वसूलता था। फिर दूसरा टैक्स था टाइल। ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो थर्ड एस्टेट के हर सदस्य को सीधा सरकार को देना होता था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सीधे टैक्सों के अलावा नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए थे। यानी एक आम आदमी बाजार से जो कुछ भी खरीदता था, उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता था। तो जरा सोचिए, जब किसी समाज में सारा बोझ एक ही तबका उठाए और सारे फायदे कोई और उठाए तो क्या होता है। जब नाइंसाफी अपनी सारी हदें पार कर जाती है, तब इतिहास अपना जवाब देता है, एक क्रांति के रूप में।